पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर एकेडमी पे। आइए आज हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें जो हुई हैं वह सारी बातों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय शॉर्ट टाइप प्रश्न की जिसकी थोड़ा सा जरूरत पड़ता है यहाँ पर, उससे संबंधित प्रश्न लघुत्तरीय एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कुछ हम लोग पिछले क्लास में भी लघुत्तरीय प्रश्न किए थे, कुछ अभी करेंगे हम लोग। जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, उसमें हम जाने थे संक्षारण के बारे में, विकृत गंधिता के बारे में, उससे संबंधित कुछ और प्रश्न किए थे कि लोहे के धातु लोहे से बने हुए सामग्री पर हम पेंट क्यों करते हैं, हम क्यों खाद्य पदार्थ जो कि तैलीय होते हैं खास करके उनको हम बंद पैकेट में रखते हैं तो उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कराया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे। इसी तरह कुछ और लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग अभी यहाँ पर जानेंगे, उससे संबंधित बातों को हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताएं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, जो नए चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और देखने के पश्चात यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। जैसे हम लोग को दिया जाता है ना, दहन किसे कहते हैं यह पूछा जाएगा। हम प्रश्न लिखेंगे और मौखिक इसका हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप इसको देख करके सुन करके आप इसे लिख सकते हैं। दहन किसे कहते हैं, दहन के बारे में पूछा जाता है कि दहन का परिभाषा दीजिए, दहन किसे कहते हैं। तो दहन क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलना, और कोई पदार्थ जलता है तो ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है ना। तो दहन एक वैसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप, दहन एक वैसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई दहनशील पदार्थ या कोई ज्वलनशील पदार्थ हवा की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा और प्रकाश को देता है, तो उस क्रिया को हम दहन कहते हैं। यानी कि दहन एक ऐसी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा एवं प्रकाश को देता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दहन, अभी हमने बताया कि किसी पदार्थ का दहन तभी होगा जब वह पदार्थ दहनशील होगा, यानी कि जलने के लायक होगा। बहुत सारे ऐसे पदार्थ प्रकृति में हैं जिसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह जल जाता है, लेकिन बहुत ऐसे पदार्थ है जो नहीं जलता है। जलने और नहीं जलने के पीछे एक ही रीजन होता है। वहां पे जैसे कोई पदार्थ जलेगा यदि दहनशील होगा, दहनशील कौन पदार्थ होगा, तो जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, और अगर कार्बन नहीं है तो वह किसी भी स्थिति में वो पदार्थ नहीं जल सकता। जैसे बालू को आप जलाइएगा नहीं जलेगा, जैसे आप मिट्टी को जलाइएगा नहीं जलेगा, वैसे बहुत सारे पदार्थ, पत्थर है, ईंट है, किसी को भी जलाइएगा तो वह नहीं जलता है क्योंकि उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो वैसे पदार्थ जो जलने के योग्य होते हैं, जो हवा की उपस्थिति में जल सकते हैं, उन पदार्थों को दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, या अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो वैसे पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के योग्य होते हैं, जल सकते हैं, उस पदार्थ को हम दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और सारे पर्याप्त माध्यमों के रहते हुए भी जो पदार्थ नहीं जल सकते हैं, नहीं जल पाते हैं, उन पदार्थों को हम अदहनशील पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो हवा के उपस्थिति में जो पदार्थ जल गए वह दहनशील हो गया, जो नहीं जले वह अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं, अदहनशील पदार्थ होते हैं। यह हो गया। अब अगला ज्वलन ताप, या इसी को कहते हैं प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप कहने का क्या मतलब है, किसी भी पदार्थ के लिए वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जल सकता है, उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं,
प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ हवा की उपस्थिति में जलने की क्षमता रखता है, जल सकता है, उस ताप को हम प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर पूछा जाता है दहन के लिए शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, आवश्यक शर्तों को लिखे। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? यानी कोई पदार्थ कब दहन, यानी कब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा और प्रकाश देगा, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो सबसे पहला शर्त, जिस पदार्थ को आप ले करके जलाने जा रहे हैं, दहन करने जा रहे हैं, उसका दहनशील होना। यानी कि पहला क्या हो गया? पहला हो गया पदार्थ का दहनशील होना। दूसरा, कोई भी पदार्थ दहनशील क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं होता है तब तक हम उसको नहीं जला पाते हैं। यानी कि दूसरा हम क्या बताएंगे? ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति। और तीसरा, ऑक्सीजन भी रहेगा, पदार्थ दहनशील भी होगा, लेकिन उस पदार्थ के प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, जब तक उस ताप तक हम नहीं ले जाएंगे जिस ताप पर वो जलना प्रारंभ करेगा, तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। यानी कि तीन दहन के लिए तीन महत्वपूर्ण कारक है। पहला दहनशील पदार्थ का दहनशील होना, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा जो है वह प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। यह तीन जब कारक उपस्थित रहेंगे, तीन जब गुण उपस्थित रहेंगे, तीन जब महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, तभी वह पदार्थ दहन कर सकता है, उसका दहन हो सकता है। अब यहाँ पर दहन के लिए यह जो आवश्यक शर्त है, दहन करते हैं जब जलाते हैं तो क्या होता है? जलता है तो वह एक लौ के रूप में, है ना, एक विभिन्न आकृति के रूप में, उस लौ के रूप में एक प्रकाश निकलता है, जहां से उस लौ को हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। एक टर्म और आता है यहाँ पे, क्या? ज्वाला। यानी कि ज्वाला का मतलब क्या है? ज्वाला यानी कि फ्लेम। फ्लेम, ज्वाला किसे कहते हैं? कि किसी दहनशील पदार्थ को, किसी दहनशील पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो जलाने के फलस्वरूप जो नीले और पीले रंग की जो लौ उससे निकलती है, जो वहां से ऊष्मा को देती है, जो प्रकाश को देती है, उसी ऊष्मा और प्रकाश को देने वाले नीले पीले रंग के आपका जो लौ होता है, उसी लौ को हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। अब जैसे देखिए, किसी का लौ नीला होता है, किसी का लौ पीला होता है, वहां पे दहन के प्रकृति के आधार पर, दहन की प्रकृति यानी कि दहन पूर्ण हो रहा है कि नहीं, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि किसका लौ पीला होगा और किसका लौ नीला होगा। तो ज्वाला क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ को, किसी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन कराते हैं, दहन कराने के फलस्वरूप नीले या पीले रंग के लौ के रूप में ऊष्मा और प्रकाश को देने की वाला जो हमें आकृति प्राप्त, जो लौ प्राप्त होता है, उसी लौ को हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोमबत्ती के विभिन्न क्षेत्रों को चित्र सहित समझाएं, चित्र सहित समझाएं। ध्यान से समझेंगे इसको। हम चित्र में बताते हैं, चित्र को आप बना करके इसके माध्यम से जितना बात इसमें लिखेंगे उसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। मोमबत्ती में इसके तीन भाग होते हैं। मोमबत्ती में तीन भाग होते हैं। है ना? सबसे बाहर जो होता है इसको कहते हैं बाह्य क्षेत्र, बाहरी भाग होता है।
जो कि नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और यह बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है ना। यह सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे गर्म क्षेत्र। जैसे आपसे पूछा, इस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे मोमबत्ती के कितने क्षेत्र होते हैं पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, क्या बताएंगे? 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन होता है? तो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है। बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। नीला क्यों होता है? तो पूर्ण दहन के कारण होता है। जैसे आप गैस देखिएगा, स्टोव देखिएगा, तो वहां पे गैस के जो बर्नर होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र दिए गए होते हैं। वो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति करता है, जिसके कारण वहां पे पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन होने के कारण गैस का जो आप लौ देखिएगा, उसका जो फ्लेम देखिएगा, ज्वाला देखिएगा, वह किस रंग का होता है? नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना। जबकि लैंप लालटेन दिया हुआ जलाइएगा तो उसमें पाइएगा कि उसका जो लौ होता है वो पीले काले, है ना, रंग का होता है, नीला बहुत ही कम होता है। तो यह बाह्य क्षेत्र हो गया, है ना। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं मध्य क्षेत्र, है ना, मध्य क्षेत्र। इसका जो होता है, यह होता है पीला रंग का, और यह कम गर्म होता है, अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, बाहरी क्षेत्र से कम गर्म होता है। और जो सबसे अंदर होता है इसको कहते हैं आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। यह जो होता है यह काले रंग का होता है, काला होता है, और एकदम नामात्र बहुत ही कम गर्म होता है, बहुत ही कम गर्म होता है, यह नहीं होता है ना। तो क्या हो गया? तो पीला क्यों होता है? तो यहाँ पे अपूर्ण दहन होता है। और काला क्यों होता है? क्योंकि वहां पे दहन बहुत ही नगण्य होता है, वहां पे दहन होता ही नहीं। तो जैसे पूछा जाए कि मोमबत्ती के 20 चित्रों को चित्र सहित दिखे, तो यह चित्र को बना देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि मोमबत्ती के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। और जैसे आप इसका व्याख्या किए हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें भी आप कह सकते हैं कि दीप्त, अदीप्त। तो दीप्त कौन होता है? सबसे बाहर वाला पीला वाला। और अदीप्त कौन होता है? अंदर वाला, यानी कि आंतरिक क्षेत्र होता है। सबसे अधिक गर्म क्षेत्र कौन होता है? बाह्य क्षेत्र होता है। उससे कम गर्म क्षेत्र कौन होता है? मध्य क्षेत्र होता है। और सबसे कम गर्म जो होता है वह आंतरिक क्षेत्र होता है। आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। मध्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला क्यों होता है? क्योंकि वहां पूर्ण दहन होता है। और सबसे कम दहन जो होता है, पूर्ण दहन, कहां पे होता है? आंतरिक क्षेत्र में होता है। इसके कारण वहां पे उसका रंग पूरा का पूरा कार्बन आपको दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे उसका दहन नहीं हो रहा होता है ना। तो अब आगे और भी इसमें क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग को इसमें आप लघुतरीय में प्रश्न है वह जैसे जंग किसे कहते हैं? जंग किसे कहते हैं? जंग किसे कहते हैं? ध्यान दें, जंग दो होता है। जंग मतलब एक अंग्रेजी में कहते हैं वार, है ना, युद्ध। और एक जंग का मतलब होता है रस्टिंग, रस्ट, है ना। यानी कि रस्टिंग, जंग लगना एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। वह क्रिया किस में होती है? जंग लगने की क्रिया होती है लोहा में, लोहा के जैसे धातुओं में होती है। तो जंग किसे कहते हैं? जब लोहा या लोहे का कोई भी पदार्थ अपने वायुमंडल में या अपने चारों ओर के नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके अपने ऊपर लोहे का ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की रचना कर लेता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। और लोहे के उस ऑक्साइड को, जो उस लोहे के ऊपर एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में भूरे रंग का एक जो परत चढ़ जाता है, उस भूरे रंग की परत को, उस लोहे के ऑक्साइड के भूरे रंग की परत को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, है ना। तो यहां पर यह तो हो गया जंग किसे कहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि जंग लगने की आवश्यक शर्त क्या है? जंग लगने की आवश्यक शर्त। अब देखिए, आवश्यक शर्त का मतलब क्या है कि वह किस स्थिति में जंग लग सकता है। तो दो चीज निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति।
तभी किसी भी धातु में, मैंने किसी लोहे के धातु में या उससे बने सामग्री में जंग लग सकता है। अगर दोनों में से कोई भी एक अनुपस्थित है तो उसमें जंग नहीं लगेगा। यानी कि उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पहला है क्या? नमी एवं आर्द्रता की उपस्थिति, नमी या आर्द्रता की उपस्थिति। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आप समझ गए कि जंग किसे कहते हैं, जंग का लगना क्या है, जंग के लिए आवश्यक शर्त क्या है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, यहां पर देखिए एलपीजी, एलपीजी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या एलपीजी क्या है? है ना। इसके अवयवी भागों को लिखिए। अब ध्यान देंगे थोड़ा, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देखिए एलपीजी क्या है? तो एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थ के प्रभाजी आसवन से प्राप्त एक प्रकार का उत्तम ईंधन है, जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता की विभिन्न कार्यों को ईंधन के करने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलपीजी एक उत्तम ईंधन है जो कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के क्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। यह एक उत्तम ईंधन है, आदर्श ईंधन है, क्योंकि इससे अपशिष्ट पदार्थ कम निकलता है, प्रदूषण कम होता है, इसका पूर्ण दहन होता है, रख रखाव आसान है ना, इसका खरीद बिक्री आसान है, माने इसका भंडारण वगैरह आसान। तो ऐसे यह हो गया, है ना। अब इसमें एलपीजी यानी कि घरों में जो हम लोग ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए जो उपयोग में लाते हैं, वह जो आप ईंधन का प्रयोग करते हैं वो एलपीजी ही होता है। एलपीजी में जब उसको हम प्राप्त करते हैं, कोई भी उसमें गंध नहीं होता है, लेकिन यह एक गैसीय अवस्था है, जिसके कारण यह जब कहीं विस्तृत होता है तो पता नहीं चलता है। तो इसको पता करने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एलपीजी में एथिल मरकैप्टेन नामक एक कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जब गैस लीक होता है तो इसी के कारण उसमें जो गंध, आप एलपीजी का गंध जो महसूस करते हैं, कहीं अगर लीक होता है, रिसाव होता है तो वह गंध किसके कारण होता है? तो एलपीजी के कारण नहीं होता है। एलपीजी में अलग से जो एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टेन, उसके कारण उसमें होता है ना। जब इसको उसमें मिलाया जाता है, डाला जाता है, तब वह वहां पे जब रिसाव होता है तो उसके हमको हम महसूस कर पाते हैं। यानी कि एथिल मरकैप्टेन को क्यों मिलाया जाता है? तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एलपीजी में एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिससे कि जब उसका रिसाव हो तो हमें पता चल सके कि हाँ इसमें आपको क्या कहते हैं, एलपीजी है ना। तो ऐसे हम निर्धारित कर सकते हैं। अब रह गई बात, यह तो हम जान गए कि एलपीजी किसे कहते हैं, और एलपीजी में उसका एक गंध होता है जो उसका अपना गंध नहीं होता है, वह एथिल मरकैप्टेन का होता है। जो क्यों मिलाया जाता है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिलाया जाता है, क्योंकि यह विस्फोटक होता है, ज्वलनशील होता है, कहीं पर भी अगर कोई चिंगारी मिलेगी तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम सुरक्षित रह सकें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस काम को किया जाता है ना। अब रह गई बात कि इसके मुख्य अवयव कौन कौन है। तो इसके अवयवों में इसमें शामिल होते हैं कौन कौन? तो ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन।
यह सारे इसमें शामिल होते हैं, यानी कि इसके अवयवी घटक हुए एलपीजी के। एलपीजी में कौन कौन शामिल होता है? अब यह नाम तो आप जानते नहीं है, आप जानेंगे इसको कहाँ। यह सभी कार्बनिक यौगिक, आपको बताया कि कोई भी पदार्थ दहनशील होता है कब? जब उसमें कार्बन की उपस्थिति होती है तब, है ना। तो यह कार्बनिक यौगिक है जो उसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण इसका पूर्ण दहन होता है। एलपीजी एक बहुत अच्छा ईंधन का कार्य करता है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग को एक चैप्टर का रसायन शास्त्र में पढ़ना है, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसी में हम लोग को यह सब जानना है ना। तो आप जान गए कि एलपीजी क्या होता है। एलपीजी में उसका जो गंध होता है वह किसके कारण होता है, एलपीजी के कौन कौन से अवयव है, यह सारे हम लोग जान लिए। अब हम लोग को सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जानना है। एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्या क्वेश्चन है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया है कैसे? श्वसन की क्रिया में होता क्या है? हम लोग अपने श्वास नली के द्वारा श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रम हमको बायोलॉजी में पढ़ना है कि कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है और कैसे उसके द्वारा हमारे अंदर विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना। और अब यहाँ पे हमको यह बताना है कि श्वसन की जो क्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया के फलस्वरूप वह जो प्रक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसमें भी अगर बता देते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है? तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ध्यान से समझेंगे श्वसन की क्रिया में क्या होता है, लिखेंगे इसमें क्या कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो मुख से लेकर के और अंदर जाने तक पाचन की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न अम्लों और विभिन्न पाचन एंजाइमों की सहायता के फलस्वरूप भोजन अपघटित होकर के टूट जाता है ग्लूकोज में। और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास में श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, जो ऑक्सीजन हमारे भोजन के से प्राप्त ग्लूकोज से अभिक्रिया करके तोड़ देता है उसे, और तोड़ करके क्या देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देता है। जल हमारे उत्सर्जित तंत्र के द्वारा बाहर आ जाता है। इसके अलावे ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वह हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, हम कार्य कोई कर पाते हैं। और पुनः उस श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि इस क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर से समझिए, है ना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में भोजन को चिबाते हैं और विभिन्न पाचन की क्रिया के फलस्वरूप वह भोजन टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। एवं जब श्वास नली के द्वारा, जब श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वह ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करके उसको तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को देता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। और जल उत्सर्जित तंत्र द्वारा बाहर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नली के द्वारा बाहर आ जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप इस क्रिया में हमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः हम कहते हैं कि श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप इसको लिख सकते हैं और उसके पश्चात इसकी अभिक्रिया को लिखेंगे। अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? देखो, C6H12O6, यह ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के जलीय विलयन के साथ क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। जब यह मिलता है तो टूट जाता है, हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देता है? जल। और क्या देता है? ऊष्मा। और यह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे शरीर को प्राप्त होती है।
तो यह देखिए यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा दे रहा है। तो चूंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप में उष्मा की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसको हम संतुलित भी कर लेंगे। यहाँ पर 2 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, है ना। इसके अलावे यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे 8। अभिक्रिया को संतुलित करना हम बताए हुए हैं, यानी कि इधर अभिकारक में शामिल प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जब प्रतिफल में शामिल प्रत्येक परमाणु की संख्या के बराबर होती है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित रूप में नहीं लिखते हैं, जब लिखते हैं तो उसको संतुलित रूप में लिखते हैं। फिर से समझ लें कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है ना। लिखेंगे हम क्या कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब हमारे मुख के द्वारा शरीर में जाता है तो विभिन्न पाचन की क्रियाओं के फलस्वरूप वह भोजन अपघटित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। पुनः जब हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में हमें ऊर्जा देता है। वह उष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता मिलती है। और जल हमारे उत्सर्जित तंत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो चूंकि श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हमें उष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह आपका हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें हम समझेंगे क्या कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों? अब देखिए, मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील धातु है, जिसके कारण वह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिसके कारण अगर जलाने जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन से उसका संपर्क नहीं हो पाता। और ऑक्सीजन से संपर्क कराने के लिए, यानी कि उसको जलाने के लिए ऑक्साइड के परत को हम हटाते हैं, है ना। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वह जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने चारों ओर उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। उस ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए जलाने से पहले उसको साफ हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो भी इससे संबंधित टॉपिक था उस पूरे टॉपिक का विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। अब अभी अगले वीडियोज में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का अभ्यास, यानी कि एनसीईआरटी के किताब में दिए गए प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। उसका हम जानेंगे सॉल्यूशन की क्या होगा। उसके पश्चात हम लोग एक क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव का। धन्यवाद। पुनः हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को लेकर के।